प्यारे बच्चों, इस समय हम लोग यहाँ पर पैसिव वॉइस के बारे में सीख रहे हैं, जिसमें से आपको मैंने बहुत सारी बातें बता दी हैं और इसके लगभग 6 पार्ट आपके पास पहुँच चुके हैं। यदि आपने अभी तक उनमें से कुछ पार्ट नहीं देखे हैं या आपने छोड़ छोड़ करके देखे हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग पूरे वीडियोज क्रम से देखें, क्योंकि जब तक आप एक किसी भी सब्जेक्ट को सीक्वेंस में नहीं पढ़ेंगे तो आपकी बातें हमेशा अधूरी रह जाएंगी। और यदि आप सच में एक स्टूडेंट हैं तो आपको ये काम करना ही होगा, एनी हाउ चाहे जैसे करिए। और देखो बेटा, आज के वीडियो में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि आपके जो वाक्यों में डबल ऑब्जेक्ट होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि डबल ऑब्जेक्ट जो होते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा आज हम लोग सीखेंगे कि यदि किसी एक्टिव के वाक्य में डबल ऑब्जेक्ट दिए जाएं तो उनके पैसिव कैसे बनाते हैं। ठीक, तो देखिए, जब भी किसी वाक्य में डबल ऑब्जेक्ट आते हैं तो पहले बात तो ये समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट आपके कितने प्रकार के होते हैं। तो आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि ऑब्जेक्ट आपके 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। यदि मैं इनको हिंदी में कहूँ तो एक आपका होता है सजीव, ठीक है ना, सजीव, और आपका दूसरा होता है बच्चों यहाँ पर जो है निर्जीव। दूसरा जो आपका ऑब्जेक्ट होता है तो निर्जीव होता है। यदि हम लोग यहाँ पर इनकी अंग्रेजी लिखेंगे कि सजीव कर्मी की अंग्रेजी, मारकर बेचारा भूखा रहता है हमेशा, सजीव कर्मी की अंग्रेजी बच्चों होती है यहाँ पर आपका इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ठीक है, जबकि यहाँ पर निर्जीव कर्मी की अंग्रेजी होती है डायरेक्ट। तो ये ध्यान में रखिए, ऑब्जेक्ट आपके 2 तरीके के हो गए, एक आपका सजीव यानी कि आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा आपका होता है निर्जीव यानी कि आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब देखिए, जब भी किसी वाक्य में इनको लिखते हैं तो इनके लिखने का क्रम क्या होता है। जब भी किसी वाक्य में इनके लिखते हैं तो इनके लिखने का क्रम क्या होता है, तो आपको ये तो पता ही होगा कि किसी भी अंग्रेजी के वाक्य के बनाने का क्रम हमेशा ये होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में हम लोग वहाँ पर वर्ब लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट के बाद में यहाँ पर कुछ एटसेट्रा जैसे वर्ड्स लिखे होते हैं। ये जो आपका ऑब्जेक्ट होता है तो यही ऑब्जेक्ट आपका 2 तरीके का होता है, एक आपका होता है इनडायरेक्ट, ठीक है ना, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सजीव, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर लिखा दिया है। दूसरा होता है बच्चों आपका डायरेक्ट, जिसकी हिंदी के रूप में हम लोग समझेंगे निर्जीव, ठीक है ना। अब देखिए, इनके लिखने का क्रम क्या होता है कि यदि एक ही वाक्य में दोनों कर्म दे दिए जाए तो इनमें से पहले किस कर्म को लिखेंगे, यानी कि पहले हम लोग यहाँ पर सजीव को लिखें कि पहले यहाँ पर निर्जीव को लिखें। तो इनके लिखने का तरीका होता है कि पहले हमें सजीव कर्म को लिखना होता है और बाद में हमको हमेशा जो है निर्जीव कर्म को लिखना होता है। ध्यान रखिए, किसी भी वाक्य में यदि 2 कर्म दे दिए जाएं तो उनके लिखने का तरीका केवल एक ही होता है कि पहले सजीव कर्म, बाद में इसका आप लोगों को जो है निर्जीव कर्म लिखना है। और यदि समटाइम्स कभी कभी हम लोग इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो आपका निर्जीव वाला ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग पहले लिख देंगे, ठीक है, कि जो निर्जीव वाला ऑब्जेक्ट है उसको पहले लिखेंगे और जो आपका ये सजीव वाला ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग यहाँ पर बाद में लिखेंगे। लेकिन जब आप लोग इस तरीके से लिखोगे तो इन दोनों के बीच में ये तो आपको प्रीपोजिशन के रूप में टू लगाना पड़ेगा और ये तो प्रीपोजिशन के रूप में वहाँ पर फॉर लगाना पड़ेगा। क्या समझे कि जब निर्जीव कर्मों को पहले और सजीव कर्मों को बाद में लिखते हैं तो दोनों के बीच में या तो टू लगा देते हैं या तो वहाँ पर फॉर लगा देते हैं, और ये आपका अर्थ के अकॉर्डिंग होता है कि टू लगाना है कि फॉर लगाना है। यदि अर्थ में आपका वहाँ पर को का अर्थ निकलता है हिंदी में तो टू लगा दीजिए, यदि आपका के लिए का अर्थ निकलता है तो वहाँ पर आप लोग जो है फॉर लगा दीजिए, बस। क्लियर, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग आते हैं देखिए पैसिव वॉइस की तरफ, कि जब एक्टिव के वाक्य में एक साथ आपके 2 ऑब्जेक्ट दिए जाएं तो हम लोग किस ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाएंगे। अब आपको पता है कि जो भी एक्टिव में ऑब्जेक्ट होता है उसी को पैसिव का सब्जेक्ट भी बनाते हैं। यदि 2 ऑब्जेक्ट हैं तो हम लोगों को दोनों ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट नहीं बनाना होता है। ध्यान रखिएगा बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, यदि एक्टिव में 2 ऑब्जेक्ट हैं तो दोनों को पैसिव का सब्जेक्ट नहीं बनाना होता है, केवल किसी एक शब्द को ही पैसिव का सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है ना, या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को या तो आप लोग जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, या तो आप लोग सजीव कर्मों को पैसिव का सब्जेक्ट बना दीजिए या तो आप लोग निर्जीव कर्मों को पैसिव का सब्जेक्ट बना दीजिए, लेकिन बनाएंगे केवल आप एक ही शब्द को। ध्यान रखिएगा इस बात को हमेशा। अब समझते हैं पहले कोई एक वाक्य। मान लीजिए जैसे आपका आ जाए राम
गेव हिम अ बुक। ठीक, ये आपका सेंटेंस है जो कि यहाँ पर एक्टिव में है। तो प्यारे बच्चों, पहले तो आपको यहाँ पर ये पहचानना है कि ये वाक्य एक्टिव में तो है, लेकिन इसमें दो कर्म है कि नहीं है। तो मैंने आपको ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका बताया था। कौन सा तरीका था कि क्रिया के साथ में सबसे पहले आपको क्या, उसके बाद में किसे या किसको, इन शब्दों को जोड़ करके प्रश्न करो, और जो भी आपको उत्तर प्राप्त होगा वो उत्तर ही आपका वहाँ पर उस वाक्य में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिए ना, वो आंसर ही आपके वाक्य में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे लिखा राम गेव हिम अ बुक, राम ने उसको एक पुस्तक दी। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए आपका वर्ब यहाँ पर कौन सी लिखी, गेव, इसकी हिंदी दी कि राम ने क्या दी, राइट, ठीक है, क्या दी। तो यहाँ पर क्या दी का जब लगाओगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ए बुक, इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब आपको जैसे लगाइए कि किससे या किसको दी, तो आपको हो जाएगा उसे दी। ठीक है ना। तो ये भी आपका ऑब्जेक्ट और ये भी आपका ऑब्जेक्ट है। अब देख पा रहे होंगे ये आपका यहाँ पर सजीव है और ये आपका निर्जीव है। तो आप लोग इनमें से किसी भी शब्द को पैसिव का सब्जेक्ट बना सकते हैं, ये ध्यान रखिए। तो देखिए जब हम इसको बनाएंगे बेटा, तो हम लोग पहले बनाएंगे इसको, ठीक है ना, सजीव वाले को। तो इस तरीके से इसका पैसिव कुछ ऐसे आ जाएगा, क्योंकि आपके एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाना होता है। यहाँ पर आपके दो ऑब्जेक्ट लिखे हैं, तो हम लोग दोनों ऑब्जेक्ट को पैसिव बनाएंगे, मतलब पैसिव के सब्जेक्ट के रूप में लिख करके आपको दिखाएंगे। ठीक है। तो पहला जो बनेगा तो आपका बनेगा ही। अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पर गेव आपकी सेकेंड फॉर्म होती है पास्ट इंडिफिनिट का वाक्य, और आपको पता है कि जब भी एक्टिव का वाक्य पास्ट इंडिफिनिट में हो तो वहाँ पर हमको हमेशा वॉज या वर्ड लगाना है, तो ही के साथ वॉज आ जाएगा। और पैसिव में हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है बताइए, वेरी गुड, थर्ड फॉर्म आती है, ये भी आपका सही है। अब देखिए जब यहाँ पर इसको तो हमने सब्जेक्ट के तौर पर लिख दिया, लेकिन ए बुक आपका अभी भी ऑब्जेक्ट है ना। ए बुक आपका अभी भी क्या ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमने एक ही शब्द को सब्जेक्ट के तौर पर लिखा हुआ है, और जो दूसरा शब्द बचा वो आपका अभी भी आपका ऑब्जेक्ट बचा है। और ऑब्जेक्ट को हमेशा किसके बाद में लिखते हैं, तो आप लोगों को वो जो टेंस बनाने का क्रम होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, हमेशा वर्ब के बाद ही आपका ऑब्जेक्ट आता है। इसका मतलब है कि ए बुक को हम लोग यहाँ पर क्रिया के जस्ट बाद में ही लिख देंगे, और इसके बाद में आपका बाय लिख देंगे, बाय के बाद में जो आगे एक्टिव का सब्जेक्ट उसको ऑब्जेक्ट के तौर पर लिख देंगे। क्लियर हो गई ना बात आपको, क्लियर। तो देखिए इसको आपको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है कि जब भी एक्टिव में आपके दो ऑब्जेक्ट दिए जाएं, तो आप लोग हमेशा पहले ही ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना लेना, और आपका जो दूसरा ऑब्जेक्ट बचेगा उस दूसरे ऑब्जेक्ट को आपको हमेशा मेन वर्ब के बाद में ही लिख देना है। तो क्या रखेंगे ध्यान कि आप लोग जो है किसी एक ऑब्जेक्ट को पैसिव का जो सब्जेक्ट बना लेना, बाकी जो भी आपका शेष दूसरा ऑब्जेक्ट बचेगा तो उसको आप लोगों को वर्ब के ठीक बाद में ही लिख देना है, बस। ठीक, अभी हम लोग देखेंगे इसको सब्जेक्ट बना करके। तो जब हम लोग यहाँ पर इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। पहले यहाँ पर आपका ए बुक आ जाएगा, क्लियर है ना। यहाँ भी देखेंगे तो वॉज आ जाएगा, चूँकि बुक आपका सिंगुलर नंबर का होता है। इसके बाद में आपको यहाँ पर गिवन लिख देना है। ठीक, अब गिवन के बाद में अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, तो एक ऑब्जेक्ट को तो पैसिव का सब्जेक्ट बना दिया, तो आपका जो दूसरा ऑब्जेक्ट बचा है इसको आपको ऑब्जेक्ट के तौर पर ही लिखना है। और मैंने जब आपको अभी ऑब्जेक्ट के बारे में समझाया था तो वहाँ पर ये बताया था कि क्रम होता है कि पहले हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, बाद में इनडायरेक्ट को लिखेंगे, मतलब पहले सजीव को बाद में निर्जीव को। तो जब हमने ये वाली पैसिव बनाई थी तो देख पा रहे हैं यहाँ पर हिम को हमने कर्ता के रूप में लिख दिया, इसका मतलब हमने इसको सजीव कर्म को पहले लिख दिया और निर्जीव को यहाँ पर बाद में लिख दिया। लेकिन जब अब हम लोग ये वाली पैसिव बना रहे हैं कि इसको यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर लिख रहे हैं, तो देख पा रहे होंगे कि ए बुक जो कि एक निर्जीव कर्म है इसको हमने पहले लिख दिया है और हिम को यहाँ पर हम लोग बाद में लिख रहे हैं। तो जब इस तरीके से था तो मैंने आपको समझाया था कि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में टू या फॉर लगाना पड़ता है, और यदि आपका अर्थ वहाँ पर को करने के लिए तो यहाँ पर टू लगा दीजिए, यदि आपका अर्थ के लिए करने के लिए तो वहाँ पर आप लोग जो फॉर लगा दीजिए। तो यहाँ पर बताइए कि जैसे इसका अर्थ निकालेंगे कि राम ने उसको एक पुस्तक दी, ठीक है। यहाँ पर जब इसका पैसिव बनेगा तो आपका होगा एक पुस्तक राम के द्वारा उसको दी गई कि उसके लिए दी गई,
सोचिए क्या सही होगा कि राम के द्वारा उसको एक पुस्तक दी गई, ये आपका उचित होगा। ये राम के द्वारा उसके लिए एक पुस्तक दी गई, तो यहाँ पर आपका उसको ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पर गिवन के बाद में पहले क्या लिखेंगे, टू, और टू के बाद फिर आप लोग यहाँ पर इस हिम को लिख देना ऑब्जेक्ट के तौर पर, क्योंकि अभी तो हमने इसको सब्जेक्ट बनाया नहीं है, तो तुम्हारा ऐसे ही आ जाएगा एज इट इज। और इसके बाद में आपका क्या बन जाएगा, बाय राम। क्लियर हो गई ये बात। ये देखिए अभी एक एग्जांपल और लेते हैं आपके लिए। जैसे आई टीच यू इंग्लिश एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग, ठीक है ना। आई टीच यू इंग्लिश एवरी मॉर्निंग। अब आपको यहाँ पर पहचानना है, ये आपका सब्जेक्ट है। जब तक आप लोग पहचानेंगे नहीं तब तक आप लोग बना ना पाएंगे। ध्यान रखिए, आपको पहचानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपके यहाँ पर वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये भी आपका ऑब्जेक्ट है। और एवरी मॉर्निंग आपका टाइम बता रहा है, और टाइम बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो हमेशा आपका क्या होते हैं बच्चों, एक्सेट्रा में आते हैं। वेरी गुड, ये आपके अदर वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग जरा इसका पैसिव बनाइए, जब तक मैं अपने मार्कर को कुछ खाना पानी करा दूं, बेचारा सुबह से भूखा रहता है। देखिए पहले मैं आपको बता दूं ये कैसे आपके ऑब्जेक्ट हो गए। टीच मीन्स पढ़ाना, ठीक है। मैं तुमको प्रत्येक सुबह अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो क्या पढ़ाता हूँ, अंग्रेजी, ठीक। आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है। किसे या किसको पढ़ाता हूँ, तो तुम्हें या तुमको पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पर आपका ये भी आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इंग्लिश आपका यहाँ पर कैसा शब्द है, ये निर्जीव शब्द है, और ये आपके यहाँ पर कैसा शब्द है, सजीव शब्द है। तो पहले तो यहाँ पर इस तरीके से बना लीजिए कि यू, अब देखिए आपका टीच लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आर टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट, ठीक। अब देखिए हमने सजीव वाले को तो यहाँ पर क्या कर लिया, सब्जेक्ट बना लिया, तो ये वाला आपका बचा निर्जीव वाला, तो इसको हम लोग एज इट इज लिख देंगे पीछे, है ना। और जब हम लोग सजीव कर्म को पहले लिखते हैं, निर्जीव को बाद में लिखते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है। और बाद में क्या जाएगा बच्चों, बाय मी, और आपका एवरी मॉर्निंग। क्लियर। दूसरा देखेंगे, जब हम लोग यहाँ पर इसको बनाएंगे ऑब्जेक्ट, इंग्लिश को, मतलब इंग्लिश का यहाँ पर सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये कुछ बन जाएगा ऐसा आपका, इंग्लिश ई जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर यू आपका प्लूरल में था, तो आर, इंग्लिश आपका सिंगुलर में है, तो इज टॉट, ठीक। ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब आ गई। अब इसके बाद क्या लिखेंगे आप लोग यहाँ पर, पहले तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। आज जब हम देखिए निर्जीव कर्म को पहले लिख रहे हैं, सजीव कर्म को बाद में लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हमको टू या फोर लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर प्रत्येक सुबह तुमको अंग्रेजी पढ़ाई जाती है कि आपका कि आपका तुम्हारे लिए अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। तो जो भी यदि आपका सही हो उसको लगा लीजिए। यदि आपके दोनों निकल रहे हैं अर्थ, तो आप लोग दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यदि आपका मात्र तुमको का निकलेगा, यदि आपका केवल को का अर्थ होगा तो आप लोग केवल टू लगा लीजिए। यदि आपका के लिए का आएगा तो वहाँ पर फॉर लगा लीजिए। यदि दोनों का अर्थ आ जाए तो वहाँ पर आप लोग दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, दोनों सही होता है। ये पूरी अंग्रेजी आपके अर्थ पर डिपेंड करती है। इंग्लिश इज टॉट, ठीक है, टू यू, चूँकि यहाँ पर यू था ना ऑब्जेक्ट, टू यू, और आगे आपका क्या जाएगा, बाय मी एवरी मॉर्निंग। क्लियर है। कोई दिक्कत होगी आप लोगों को, यदि कोई भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा। नया शब्द बेटा यहाँ पर आपका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट इसका मीन्स होता पूरक। कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता पूरक। पूरक का मतलब होता है जो वाक्य के अर्थ को पूरा करे। बिल्कुल सिंपल भाषा में, जो वाक्य के अर्थ को पूरा करे, आपका जो है पूरक कहलाता है, ठीक। वाक्य के अर्थ को, स्पेशली वाक्य में केवल ये दो शब्दों के अर्थ को ही पूरा जो है करता है। या तो आपका सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करेगा,
या तो आपका ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करेगा। ये ध्यान रखिए, कॉम्प्लीमेंट में पूरक होता है, पूरक का मतलब होता है जो वाक्य के अर्थ को पूरा करे, और वाक्य में भी केवल दो शब्दों के अर्थ को पूरा करता है, एक आपका सब्जेक्ट का और एक आपका ऑब्जेक्ट के। इसलिए इनके आपके दो नाम हो जाते हैं। एक नाम इसका हो जाता है यहाँ पर ये जो है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है, और दूसरा इसका नाम हो जाता है बच्चों आपका ये जो है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आपका कब होगा, जब ये ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करेगा तो आपका ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और जब सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करेगा तो यहाँ पर आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इतनी बातें आप लोग के लिस्ट में से ध्यान रखिए। अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं इससे संबंधित आपको पैसिव वॉइस के वाक्य भी समझाऊंगा पूरा क्लियर करते हुए, कि ताकि आपका डबल ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट में किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन ना रह पाए। ठीक है ना। वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, कि ताकि आपको पूरी अंग्रेजी आराम से पढ़ने को मिल जाए। क्लियर।